नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, यानी चौथा लेक्चर हमारा होने वाला है ऑप्स एंड गायनी का। इसमें कुछ टॉपिक है जो आज हम डील करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो पहला यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर है, जिसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पेल्विक के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसको आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज जो हमारा है लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का, जो फर्स्ट यूनिट हमारा है, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी जिस यूनिट का नाम है, इसका हमारा लास्ट लेक्चर आज का हमारा होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के टॉपिक क्या होने वाले हैं। तो आज का ये दोनों टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये दो टॉपिक हैं। और ये दो टॉपिक बस देखने में लग रहे हैं कि दो टॉपिक हैं, लेकिन ये हमारे हैं बहुत बड़े टॉपिक। तो सबसे पहला हमारा है आईएनसी या एमओएच। एमओएच का फुल फॉर्म अगर किसी को पता होगा तो जरूर बताइएगा। एंड एफडब्ल्यू अगर आप लोगों को पता होगा क्या होता है तो इसको भी बताइएगा। इसके रेगुलेशंस क्या हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है करंट ट्रेंड इन मिडवाइफरी एंड ओबीजी नर्सिंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। तो आज इन्हीं दो टॉपिक को डील करने वाले। ये दो टॉपिक हमारे पिछले स्लाइड्स के रह गए थे, इसको रिमूव करना भूल गए थे, तो इसके लिए सॉरी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी रेगुलेशन, यानी जो हमारी आईएनसी है, जो कि हमारा कब बना था 1947 में। इसको इस आईएनसी एक्ट को लाया गया था, इसको एक्ट के थ्रू बनाया गया था। और आईएनसी का जो रेगुलेशन है, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो रेगुलेशन है वो क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल अंडर द आईएनसी एक्ट 1947। ठीक, तो आईएनसी का एक्ट कब आया था? 1947 में आया था। इज द एक बॉडी है जो रेगुलेट करती है नर्सिंग को और मिडवाइफरी एजुकेशन को और प्रैक्टिस को इन इंडिया में, यानी ये दोनों चीज़ों को हमारा रेगुलेट करती है। पहली चीज़ तो इंडिया में एजुकेशन नर्सिंग का कैसा हो रहा है, इस चीज़ को ये रेगुलेट करती है। इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस कैसी होनी है, यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसी होनी है, इसको भी यही रेगुलेट करती है। यानी जो भी आप सिलेबस पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें आपकी थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, ये सारी चीज़ें इंडिया में डिसाइड कौन करता है? सबसे पहले आईएनसी डिसाइड करती है, फिर उसी को सारी यूनिवर्सिटीज फॉलो करती हैं, और जो यूनिवर्सिटी आपको रेगुलेशन देगी वही आपका कॉलेज फॉलो करता है। तो ये जो आपका सिलेबस चल रहा है, जो टॉपिक चले आईएनसी का जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। हर एक टीचर आपका चला, चाहे एनाटॉमी चल रहा हो, चाहे कम्युनिटी चल रही हो, चाहे ओबीजी चल रही हो। तो आपका जो है आईएनसी का जो ट्रेनिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ट्रेनिंग के रेगुलेशंस क्या क्या हैं, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सबसे पहला क्या था? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद हमारा जो है प्रैक्टिस पे आएंगे। तो एजुकेशन में क्या है, आईएनसी का जो करिकुलम है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए क्या है, सबसे पहले ये चीज़ है। उसका बीएससी नर्सिंग के लिए है, और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा के लिए क्या है। साथ ही साथ में अब तो बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, जैसे एमएससी के लिए क्या क्या रेगुलेशन है, पीएचडी के लिए क्या क्या है। लेकिन अभी हमको जो मेन फोकस है हमारा वो बीएससी नर्सिंग पे होगा, और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में क्या क्या रेगुलेशन है इसके ऊपर होगा। तो आपका जो है नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे नर्सिंग प्रैक्टिशनर जो आपका प्रोग्राम है 2018 में आया। अभी 2 यूनिवर्सिटीज में चल रहा है ट्रायल बेसिस पे। अगर ये सक्सेस रहता है तो आपको आगे एक कोर्स भी आपको जो है बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। इसका एम क्या है? क्रिएट करना एक कैडर ऑफ प्रोफेशनल मिडवाइफ। ठीक है, प्रोफेशनल मिडवाइफ को क्रिएट करना है। 18 मंथ का आपका रेसिडेंट प्रोग्राम होता है, और इसमें जो होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिडवाइफरी जो है बेस, उसी के स्टैंडर्ड पे ये बेस है। तो ये चीज़ हो गई। नया प्रोग्राम जो था इसके बारे में आप लोग डिटेल में कभी होगा तो एक इंडिपेंडेंट लेक्चर इस पे बन जाएगा। तो प्रैक्टिस रेगुलेशन क्या है इसमें? प्रैक्टिस रेगुलेशन क्या है, देखिए एजुकेशन में आपका बीएससी को रेगुलेट करता है आईएनसी, जेएनएम को रेगुलेट करता है। इसके बाद में आपका पोस्ट बेसिक बीएससी हुआ, एमएससी हुआ, पीएचडी हुआ, इन सबको रेगुलेट करता है। इसमें क्या है, उनके सिलेबस को बनाता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें ए टू जेड। मतलब आपके जो रूम की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये भी आईएनसी द्वारा ही जो रेगुलेशन बने हुए हैं, करिकुलम बना हुआ, रेगुलेशन बना हुआ, उसी के आधार पर चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब प्रैक्टिस में क्या क्या रेगुलेट करता है? रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी, यानी आईएनसी द्वारा आपका जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, तभी आप रजिस्टर्ड नर्स कहलाएंगे। तो ये आईएनसी के द्वारा और आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होता है। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस गाइडेंस, यानी गाइडेंस क्या क्या, गाइडलाइंस क्या क्या है, गाइडलाइंस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, यानी आपको प्रैक्टिस में कौन कौन से गाइडलाइंस का, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना, ये भी आपका आईएनसी ही डिसाइड करता है। इशूड बाय आईएनसी डिफाइन व्हाट
व्हाट प्रोसीजर ए नर्स या मिडवाइफरी कैन परफॉर्म, कौन सा आपका जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर सकती है, कौन सा प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकती है, चाहे वो एंटीनेटल केयर हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, न्यूबॉर्न हो, पोस्ट केयर नेटल केयर हो, रिफरल सिस्टम, इन सब चीज़ों पे आईएनसी एक एक चीज़ों को डिफाइन की हुई है कि नर्सिंग को, मिडवाइफ को क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। एम्फेसाइज ऑन कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, यानी लगातार नर्सिंग एजुकेशन कैसा चलना चाहिए, इसको भी जो है आईएनसी ही डिसाइड करते हैं। प्रैक्टिस रेगुलेशन क्या है, ओनली रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर जो होता है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में आपका रजिस्टर्ड नर्स तो होना ही चाहिए। इसके बाद स्कोप ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइंस इशूड बाय आईएनसी, यानी जो आपके प्रैक्टिस करने का गाइडलाइंस है आपका आईएनसी ही डिसाइड करता है, आईएनसी ही रिलीज करता है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई इस स्लाइड में। इसके बाद में हमारा आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एमओएच, जो आपको पहले एमओएच मिला था, इसको क्या कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसके क्या क्या रेगुलेशन, इंडिया में आईएनसी हुआ, उसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हुआ, फिर इसके बाद में और भी जो एक दो चीज़ें हैं जैसे स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये सारी चीज़ें अपना नियम कानून बना के रखी हुई हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है वो क्या कहते हैं, इट इज ए सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम एंड मिडवाइफ इनिशिएटिव, यानी कोई भी पॉलिसी बनाना हुआ, कोई भी प्रोग्राम बनाना हुआ, चाहे नर्सिंग के लिए हो, चाहे मिडवाइफ के लिए हो, डॉक्टर्स के लिए हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम रन करवाती है, ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करती है। पॉलिसी का फ्रेमवर्क जो है यही करती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जैसे आपका आया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 आया था। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आया था, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आया था इंडिया में, इसको आप लोग केयर करके बताएंगे। जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है वो फोकस करता है किस चीज़ पे, यूनिवर्सल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। किस चीज़ पे फोकस करता है आपका, यूनिवर्सल आपका मैटरनल और न्यूबॉर्न केयर जो है इस पे फोकस करता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है लक्ष्य प्रोग्राम 2017 में हमारा आया था, जो कि किस पे, लेबर रूम एंड मैटरनिटी ओटी क्वालिटी इंप्रूवमेंट 2017 में आया हुआ है। देखिए तो ये चीज़ें लक्ष्य प्रोग्राम हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में डील किया हुआ, बहुत अच्छे से डिटेल में डील किया हुआ है। मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट, अभी इसको तीसरे लेक्चर में हमने MLCU जो है इसको डील किया हुआ 2018 ऑनवर्ड। उसके बाद से इसमें क्या हो, इस्टेब्लिश किया गया था हाई केस लोडेड हॉस्पिटल्स को किया गया था, बाकी चीज़ें जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। टारगेट क्या था, 9000 NPM बाय 2028 तक इसको अक्रॉस द इंडिया करना था। अब आता है गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन। गाइडलाइंस क्या क्या हैं आपका, इसके अनुसार MOH गाइडलाइंस क्या क्या है, फॉर ऑपरेशनलाइज ए मिडवाइफरी सर्विसेज, यानी 2018 में आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ गाइडलाइन बनाए किस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, आपके मिडवाइफरी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए 2018 में कुछ नए गाइडलाइन बनाए, जिसमें क्लियरली डिफाइन किया गया रोल, स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडवाइफ, यानी एक मिडवाइफ का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको क्लियरली डिफाइन किया गया। मिडवाइफ टू हैंडल नॉर्मल प्रेगनेंसी, डिलीवरीज एंड पोस्ट नेटल केयर, मिडवाइफ क्या है, हैंडल कर सकती है नॉर्मल, अगर प्रेगनेंसी है कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है, कोई डिसऑर्डर्स नहीं है, डिलीवरी अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उसको हैंडल कर सकती है, पोस्ट नेटल केयर को भी हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद रिफरल फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑब्स्ट्रक्टिव, और रिफ़र भी उसको ये चीज़ भी दिया गया कि आप रिफ़र भी कर सकते हैं अपने हायर जो इंस्टीट्यूशन है, अगर वो आपको इमरजेंसी कंडीशन लगती है तो। इसके बाद मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ टूल किट्स, जिसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आए आपका एंटीनेटल, इंट्रापार्टम एंड पोस्टनेटल केयर में। इसके बाद में आपका इंटीग्रेटेड विद द नेशनल प्रोग्राम, और इसको इंटीग्रेट किया गया किस चीज़ को, आपके जो मैटरनिटी केयर है, न्यूबॉर्न केयर है, इन सारी चीज़ों को किस के द्वारा, जैसे कि आपका पहले लेक्चर में पढ़ा था आपने जननी सुरक्षा योजना, उसके बाद में आपका आ गया जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके बाद में आपका RMNCH, इन सारी चीज़ों को जो है पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी लाई, ये सारे प्रोग्राम्स आए जिसके थ्रू आपका क्या किया गया, इसको इंटीग्रेट किया गया जिससे ज़्यादा बेटर हमको क्वालिटी मिल सके, ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सके, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट हुआ या IMR हुआ, ये सारी चीज़ें कम हो सके। जॉइंट INC एंड MOH इफर्ट, यानी कौन कौन से ऐसे इफर्ट है, कौन कौन से ऐसे जो है जो प्रयास किए गए हैं दोनों के द्वारा, चाहे वो आपका INC के द्वारा किया गया हो, चाहे वो आपका किस चीज़ के द्वारा किया गया हो, MOH के द्वारा किया हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया गया हो। तो 2018 के बाद में कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था मिडवाइफ
लेड कंटिन्यूटी ऑफ द केयर यानी MLCU आपको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। NPM नेशनल पॉलिसी जो NPM आया था करिकुलम एंड ट्रेनिंग गाइडलाइन जॉइंटली डेवलप्ड किया गया। NPM को इस्टेब्लिशमेंट किया गया नेशनल मिडवाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिपरेशन। NPM स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया और इसको किसके द्वारा, मिडवाइफ प्रैक्टिस के द्वारा ये तो जॉइंटली किया गया। इसके बाद में हमारा आ जाता है ICM कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए इसको थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपने या तो पहले पढ़ा होगा या तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होने वाले हैं। तो जैसे कि आपका जो प्रोग्राम थे वो आपने कम्युनिटी में पढ़ लिए हैं, दोनों चीज़ें आपने, चाहे वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के क्या क्या रूल्स हैं इसको आप लोग पहले से ही जान रहे हैं। इसके बाद में आपका जो भी प्रोग्राम्स हैं सारी चीज़ें इसको पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स आप लोग किस में पढ़ चुके होंगे, इसको आपने फंडामेंटल में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया होगा। फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लिया होगा। अगर कोड ऑफ एथिक्स आपको पता है तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफरी यानी ICM है डेवलप, ठीक। बस इसमें एक चीज़ इसको ध्यान रखना कि जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको कौन डेवलप किया था, जो आपका कोड ऑफ एथिक्स है इसको डेवलप कौन किया था, तो इसको ICM डेवलप किया था जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ ICM। इसको याद रखिएगा, बस इस एक चीज़ को याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ, इस चीज़ को आप याद रखिए कि कोड ऑफ एथिक्स को कितने दिया था। और कोड ऑफ एथिक्स इंश्योर क्या करता है, सेफ रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल केयर फॉर द वुमेन न्यूबॉर्न एंड फैमिली। ये आपका क्या चीज़ को इंश्योर करता है, किसी भी जो वुमेन है, महिला है, उसका जो केयर है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, रिस्पेक्टफुल हो। ये चीज़ को आपका न्यूबॉर्न का जो केयर है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, ये सारी चीज़ें डील करता है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है कि ये सारी चीज़ें हों। कोड ऑफ एथिक्स आपका ये इंश्योर करता है। कोर प्रिंसिपल्स इसके क्या है कोड ऑफ एथिक्स के, रिस्पेक्टफुल फॉर ह्यूमन राइट, सारे ह्यूमन राइट जो हो, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स है हॉस्पिटल में उस महिला के ह्यूमन राइट जो हैं, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ह्यूमन राइट जो हैं वो सारे फॉलो हों, सारे उसको मिले। इक्विटी एंड जस्टिस, सभी बच्चों के साथ, सभी पेशेंट के साथ एक जैसा और जो है जस्टिस हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो। अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, अकाउंटेबल हो जो डॉक्टर्स जो है कि अगर कुछ हो रहा है तो उसका अकाउंटेबल हो और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखें। वुमेन सेंटर्ड केयर हो यानी आपका जो महिला है उसकी जो प्रायोरिटी है उसको पहले रखा जाए। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक। तो आपका जो है हेल्थ और वेलबींग का प्रमोशन अच्छे से, मतलब वही है कि हेल्थ कंडीशन को, इंडिया में जो हेल्थ कंडीशन है, जो अभी डिलीवरीज की कंडीशन है उसको और बेटर किया जाए, डाटा को और बेहतर किया जाए। जो आपका IMR है, MMR है, ये सारी चीज़ों को सही किया जाए। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाता है आपका, वुमेन के लिए क्या है, न्यूबॉर्न के लिए क्या है, दोनों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। सबसे पहला है वुमेन के लिए प्रोवाइड सेफ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पेक्टफुल एंड एविडेंस बेस्ड केयर, यानी आपको कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करना है। इसके बाद में आपका रिस्पेक्ट देना है उसको, एविडेंस बेस्ड केयर होना चाहिए, सेफ केयर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद इंश्योर करना है क्या, इन्फॉर्म कंसर्ट हो और फ्रीडम ऑफ चॉइस हो। महिला का चॉइस होना चाहिए कि उसको सिजेरियन सेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना। आप उसको कंडीशन जो है बताइए, उसको समझाइए कि हाँ कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी रहा है, लेकिन आखिरी जो डिसीजन है वो महिला का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। टू न्यूबॉर्न एंड फैमिली, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सर्वाइवल के लिए, हेल्थ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इनकरेज करना फैमिली के पार्टिसिपेशन हो केयर में, सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना। ऐसा नहीं है कि आपको किसी कंपनी ने पैसे दे दिए या कुछ दे दिया तो आप उस कंपनी के जो है फार्मूला मिल्क को प्रमोट कीजिए, ऐसा नहीं। जब तक आपको ऐसा है कि मदर का मिल्क अगर आ रहा है तो कोशिश कीजिए उसको मदर का मिल्क मिले, या मिल्क बैंक से अगर मिल्क मिल पा रहा है तो और भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, मतलब आपको मदर मिल्क पे ही डिपेंड कर रखना है बच्चे को, ऐसा नहीं फार्मूला मिल्क को प्रमोट करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। टू कम्युनिटी इसके बाद में आ गया, उसके बाद में आपका आ जाता है टू प्रोफेशन, ठीक। दो चीज़ें हो गई, पहला आपका मदर का होगा, न्यूबॉर्न का होगा। इसके बाद कम्युनिटी के लिए आपकी जो है क्या चीज़ें हैं, टॉपिक क्या था हमारा, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो वुमेन के लिए आपका हो गया
आपका न्यूबॉर्न के लिए हो गया। इसके बाद आप कम्युनिटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके बाद आपके प्रोफेशन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आपके कलीग्स या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो प्रमोट करना पहले कम्युनिटी के लिए तो यही है, प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ को और मैटरनल चाइल्ड वेलबींग को, जो आप लोग कम्युनिटी में पढ़ भी के भी आए होंगे। एडवोकेट जो होता है अगेंस्ट हार्मफुल, एडवोकेट करना मतलब उसको हार्मफुल जो आपके प्रैक्टिसेज हैं उसको बंद करवाना, उसके अगेन जो है आपका एडवोकेसी होनी चाहिए, बताना चाहिए फीमेल जेनाइटेलिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया क्या आपका फीमेल जेनाइटेलिया, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, मतलब वही आपका मतलब है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। तो आपका जो है कि आपका कोई भी चीज़ जो गलत प्रैक्टिस है, कोई भी हार्मफुल प्रैक्टिस है, कोई भी वीडियो बना रहा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी फीमेल जेनाइटेलिया किसी का कुछ वीडियो दिखा दीजिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। चाइल्ड मैरिज को जो है बंद करवाना, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि कम्युनिटी में आपको क्या करना है, एजुकेट करना है, अवेयरनेस फैलानी है हर एक चीज़ को लेके, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो, हर एक चीज़ को लेके आपको जो है अवेयरनेस फैलानी है। इसके बाद प्रोफेशन को लेके क्या करना, मेंटेन करना है, आपके प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो भी है उसको मेंटेन करके रखना है। इसके बाद में आपका आ जाता है कंटिन्यू करना मिडवाइफ एजुकेशन को, रिसर्च को और लीडरशिप को, यानी अभी नर्सिंग में बहुत कम रिसर्च हो रहा है, रिसर्च को प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना है, लीडरशिप को प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ हो गई। इसके बाद में हमारा आ जाता है की एथिकल डायरेक्टिव्स। अब एथिकल डायरेक्टिव्स क्या करना है, क्या करना है, डू क्या चीज़ प्रमोट करनी है, रिस्पेक्ट किस चीज़ की करनी है, बी एंड मेंटेन और किस चीज़ को मेंटेन करके रखना है। डू नो हार्म, एक्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मदर एंड चाइल्ड। की एथिकल डायरेक्टिव्स, डू नो हार्म मतलब डू नो हार्म जो एक्ट है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मदर एंड चाइल्ड, यानी आपको किस ना बच्चे को ना माँ को दोनों को हार्म नहीं पहुंचाना है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है, इस चीज़ें हो गई। इसके बाद में प्रमोट क्या चीज़ को करना है, जस्टिस को प्रमोट करना है, इंश्योर करना है इक्वल जो है सारे लोगों को, सभी पेशेंट को एक जैसा ट्रीटमेंट मिले, एक जैसा जो है सुविधाएं मिले, सारी चीज़ें मिले। रिस्पेक्ट करनी है, ऑटोनॉमी को सपोर्ट करना है, ह्यूमन राइट्स को मेक करना है, डिसीजन जो है किसके लिए, डिसीजन वो अपना खुद से ले सके। बी अकाउंटेबल, और अकाउंटेबल होना है, एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हैं। मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, यानी किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही किसी को भी नहीं शेयर करना है। द ICM कोड ऑफ एथिक्स एम्फेसाइज द ह्यूमन राइट, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड वुमेन सेंटर्ड केयर। तो आपका ICM कोड ऑफ जो एथिक्स है इसका मेन सारांश क्या निकला, मेन समरी क्या हुआ कि ये आपका एम्फेसाइज करता है ह्यूमन राइट को, इक्विटी को, अकाउंटेबिलिटी को एंड वुमेन सेंटर्ड केयर को प्रमोट करता है, ये सारी चीज़ें हो गई। और ये डिफाइन करता है किस चीज़ को, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसके, वुमेन्स के, न्यूबॉर्न के, आपके फैमिली के, कम्युनिटी के और प्रोफेशनल एंड कलीग्स के, यानी आपका जो डिफाइन करता है मिडवाइफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या चीज़ें किसके किसके प्रति आपकी होनी चाहिए, वुमेन्स के प्रति होनी चाहिए, न्यूबॉर्न के प्रति होना चाहिए, अपना जो कलीग्स है उसके प्रति होना चाहिए, कम्युनिटी के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके प्रोफेशन के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी होता है। दिस कोड इज ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर सेफ एंड रिस्पेक्टफुल मिडवाइफरी प्रैक्टिस, और ये जो कोड है ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए है, सेफ है और आपका रिस्पेक्टफुल मिडवाइफरी प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है। अब अगला हमारा जाता है एथिकल कॉन्सेप्ट एंड एथिकल इशूज इन मैटरनल केयर, यानी हमारे एथिकल कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एथिकल इशूज क्या क्या है मैटरनल केयर में। तो सबसे पहला एथिकल कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एथिकल कॉन्सेप्ट में हमारा क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एथिकल कॉन्सेप्ट में हमारा आ जाता है डिराइव्ड फ्रॉम द, कहाँ से पहले एथिकल कॉन्सेप्ट, बायो एथिक्स एंड मिडवाइफरी नर्सिंग एथिक्स, दीज गाइड डिसीजन मेकिंग इन ए मैटरनिटी सर्विस। तो ये आपका क्या कहता है, ये जो गाइड्स हैं ये आपका डिसीजन मेकिंग में मैटरनिटी सर्विसेज में हेल्प करते हैं। डिराइव्ड कहाँ होता है, बायो एथिक्स एंड मिडवाइफ नर्सिंग एथिक्स से हुआ था। इसके बाद में हमारा आ जाता है ऑटोनॉमी, रिस्पेक्टिंग ए वुमेन राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट हर बॉडी, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड पोस्टपार्टम केयर। तो सबसे पहला जो हमारा
क्या पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहला हमारा जो एथिकल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सबसे पहला हमारा क्या है? ऑटोनॉमी है। उसके बाद बेनिफिशियरी है, इसके बाद भी और भी कॉन्सेप्ट है। तो ऑटोनॉमी हमारा क्या आ जाता है कॉन्सेप्ट में? ऑटोनॉमी में क्या होता है? रिस्पेक्ट करना, वुमेन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करना। इसके बाद मेक करना इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द हर बॉडी, यानी अगर कोई भी चीज़ें हो उसके बॉडी पे कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो उसको बताना कि ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, उसको समझाना। प्रेगनेंसी, बर्थ या पोस्टमार्टम केयर, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो तो करवाना। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में आ जाता है चूजिंग मोड ऑफ डिलीवरी, जैसे कि उसको नेचुरल बर्थ करवाना है, सेक्सी सर्जरी से करवाना है, ये पूरा डिसीजन उस फीमेल का होना चाहिए। आप बस बता सकते हैं कि किस कारण से आपको सिजेरियन सेक्शन करना है, क्या बच्चे को रिस्क हो सकता है, क्या माँ को रिस्क हो सकता है, लेकिन आप वो डिसीजन ले नहीं सकते हैं खुद से जब तक वो ना डिसीजन ले, यानी महिला का पूरा डिसीजन होना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मदर एंड बेबी, मतलब बेस्ट इंटरेस्ट अपना दिखाना है मदर के प्रति, बेबी के प्रति। एग्जांपल जैसे प्रोवाइड करना है पेन रिलीफ, सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस और हेल्थ एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में नॉन डू नो हार्म, मतलब हार्म नहीं पहुंचाना है। अवॉइड अननेसेसरी रिस्क एंड इंटरवेंशन, मतलब अननेसेसरी कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी प्रोसीजर करना है तो बिना मतलब का किसी पे भी कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी अवॉइड करना अननेसेसरी रिस्क और इंटरवेंशन का एग्जांपल करना है प्रिवेंटिंग ओवर यूज ऑफ सिजेरियन सेक्शन विदाउट मेडिकल इंडिकेशन, यानी अगर आपको सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो सिजेरियन सेक्शन नहीं करना है। जस्टिस होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मैटरनिटी सर्विस का, सभी जो महिलाएं जितनी चीज़ें हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध हैं वो सबको प्रोवाइड करवाया जाए। एग्जांपल इक्वल एक्सेस टू द मैटरनिटी हेल्थ केयर इन रूरल एंड अर्बन एरिया, ऐसा नहीं है कि आप अर्बन एरिया में ज़्यादा सुविधाएं दीजिए, रूरल एरिया में नहीं। इसीलिए सरकार जो है CSC PSC पे भी सारी सुविधाएँ दे रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी वही मैटरनिटी केयर की सुविधाएँ दे रही है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें क्या है, जो महिला है, जो बच्चा है, उसकी कोई भी प्राइवेट जानकारी, कोई भी जानकारी को पब्लिक नहीं करना है। कीपिंग ए वुमेन, जैसे आजकल चलन चल रहा है वार्ड में हुआ या फिर आपका जो है OT में हुआ ब्लॉगिंग का, तो उसमें ब्लॉगिंग कीजिए, प्रोसेस दिखाइए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होते हैं, वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस जो पेशेंट है उसका कोई भी पर्सनल चीज़, प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखने चाहिए, कोई भी ऐसा प्राइवेट जानकारी नहीं जिससे कि पहचान में आ जाए कि हाँ वही महिला है या कोई और है या ये चीज़ें हैं, या उसका कोई डिटेल उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। इन्फॉर्म कंसेंट, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंड रिस्पेक्टिंग वुमेन चॉइस बिफोर एनी प्रोसीजर, यानी वही है, इंफॉर्मेशन देनी है और उसकी चॉइस को जो है प्रायोरिटी देनी है, उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना है। एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, यानी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अगर महिला से पूछ लीजिए कि आपको एनेस्थीसिया लगेगी, सुनने की सुई लगेगी और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगेगी, यानी इस पोजीशन में लगेगी, इस जगह पे लगेगी, तो उसको उसके बारे में बता दीजिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे क्या कितना दर्द होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें उसको पहले से ही एक्सप्लेन कर दीजिए। रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी को की रिस्पेक्ट करना, मेंटेन करके रखना, डिग्निटी बनाए रखनी है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद में आ गए एथिकल इशूज इन मैटरनल केयर। एथिकल इशूज क्या क्या हो सकते हैं मैटरनल केयर में? रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर होनी चाहिए, यानी RMC होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, मैटरनल वर्सेस फीटल राइट दोनों का ध्यान में रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिस्क्लोजर, ठीक, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, कोई भी उसकी पर्सनल चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड रिसोर्स एलोकेशन, ठीक, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का ध्यान रखना है, रिसोर्स का एलोकेशन सही से होना चाहिए। एबॉर्शन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स का ध्यान रखना है, कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ का मेंटेन कर रखना, उसका आदर करना, उसकी कल्चर का जो है अनादर नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं तो मुस्लिम के कल्चर का जो है मजाक बनाइए, ऐसा नहीं करना है। टेक्नोलॉजी एंड मैटरनल केयर, ठीक, टेक्नोलॉजी और मैटरनल केयर दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे कल्चरल में यहाँ पे आगे कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ, तो इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ कल्चर होते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, या कोई भी धर्म हो, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं जो आप
जो हॉस्पिटल में नहीं कर सकते या हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से है नहीं है, या वो इन्फेक्शन फैलाने वाला है या नुकसानदायक हो सकता है माँ बच्चे के लिए, तो ऐसा नहीं उसका आप मजाक उड़ाएंगे। आप उसको समझाइए कि ये चीज़ों के ये नुकसान हो सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल के रूल के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि उसको डांटने लगे, और उसको अच्छे से समझा दीजिए, समझ जाएगा सामने वाला। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। इसके बाद में आ जाएगा एडॉप्टेशन लॉ। मेन इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक यही है हमारा, एडॉप्टेशन लॉ। एडॉप्टेशन इज द लीगल एंड परमानेंट ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल राइट्स। क्या है? पेरेंटल राइट्स फ्रॉम पर्सन और कपल टू अनदर पर्सन और कपल। Adoptive parents have the same responsibility and legal right as a biological parent। कई सारे वर्ड है इसमें। पहला तो ये लीगल है और परमानेंट ट्रांसफ़र है, यानी किसी बच्चे को किसी पर्सन या किसी कपल से दूसरे पर्सन या कपल में जो ट्रांसफ़र किया जाता है ये लीगल भी है और अस्थायी तौर पे ट्रांसफ़र किया जाता है। और उस पर्सन को, यानी जो एडॉप्ट कर रहा है, जो बच्चे को एडॉप्ट कर रहा है, उसके पास सेम राइट्स हैं जो उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास थे। और इसमें एक चीज़ लिखी है, पर्सन और कपल, यानी एक इंडिविजुअल भी जो है बच्चा अडॉप्ट कर सकता है और एक कपल भी बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, दोनों लोग कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल में वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल केवल मेल कर सकते हैं, केवल फीमेल कर सकते हैं। अनदर पर्सन और कपल, ठीक, यानी एक पर्सन या कपल से दूसरे पर्सन या कपल में अगर अडॉप्ट हो, दूसरा कोई ले रहा है, तो इस सेम आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, सेम लीगल राइट्स होंगे, बायोलॉजिकल पेरेंट के जैसे ही होंगे। आज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई एडॉप्टेशन लॉ में। सबसे पहले एडॉप्टेशन होता क्या है? एडॉप्टेशन इज द लीगल एंड परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ ए बेबी, या आप जो भी आप कह लीजिए एक बच्चे का, जो कि आपका एक पर्सन या एक कपल से दूसरे पर्सन या कपल में होता है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स होते हैं। अब इसमें आपका आ जाता है पर्सन हु कैन अडॉप्ट चाइल्ड, यानी कौन कौन से पर्सन है जो अडॉप्ट कर सकते हैं। एडॉप्टेशन लॉ इंडिया में बहुत सारे हैं, तो इसको पहले देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस लॉ के हिसाब से कौन कौन अडॉप्ट कर सकते हैं। एडॉप्टेशन इन इंडिया इज ए लीगली रेगुलेटेड एंड इंश्योर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड द राइट एंड एडॉप्टेशन पेरेंट। ठीक, एडॉप्टेशन इन इंडिया लीगली रेगुलेटेड है, यानी ये लीगल है और यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे बेस्ट इंटरेस्ट हो अगर है चाइल्ड एंड द राइट्स ऑफ एडॉप्टेशन पेरेंट, यानी उस पेरेंट के पास कई सारे राइट्स होंगे जो अडॉप्ट करेगा, और ये लीगली हर एक तरीके से कानूनी सही है। डिफरेंट लॉ अप्लाई बेस्ड ऑन द रिलीजियस, ठीक, रिलीजियस के आधार पर डिफरेंट लॉ हैं। सबसे पहला हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक, तो हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट में क्या है? अप्लाई टू हिंदू, बुद्धिज्म, जैन एंड सिख। किस किस पे हिंदू जो आपका लॉ है लागू होता है? हिंदू पे लागू होता है, बुद्ध पे, बुद्धिज्म में जो है आपके बौद्ध धर्म वाले हैं उन पे, जैन पे और सिख पे, इतने 4 धर्मों पे आपका लागू होता है, 5 धर्मों पे, 4 धर्मों पे। इसके बाद में आपका गवर्न करता है एडॉप्टेशन फॉर पीपल कवर्ड अंडर हिंदू लॉ, इतने जो है हिंदू लॉ के अंतर्गत ये आते हैं। अब इसमें की प्रोविजंस क्या क्या है, यानी कि जो मेन आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या है? एनी हिंदू मेल और फीमेल ऑफ साउंड माइंड एंड अबव 18 ईयर्स में अडॉप्ट, ठीक, यानी 18 साल से अगर ज़्यादा है और मेंटली प्रिपेयर है, मेंटली सही है, तो अडॉप्ट कर सकता है। इफ़ मैरिड कंसेंट ऑफ, मतलब दोनों आपका चाहे कपल जो है उनका जो है कंसेंट रिक्वायर्ड है। एडॉप्टेशन इज इरिवर्सिबल वंस कंप्लीटेड, अगर एक बार एडॉप्टेशन जो है कंप्लीट हो गया तो वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, यानी उसको आप फिर दोबारा दूसरे को सौंप नहीं सकते जिससे लिए हैं। तो एडॉप्टेशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपको ध्यान रखना। हु कैन अडॉप्ट, कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है? इसमें मस्ट है कि हिंदू चाइल्ड, मस्ट बी ए हिंदू चाइल्ड होना चाहिए, नॉट ऑलरेडी पहले तो अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। अनमैरिड है, इफ गर्ल मस्ट बी अंडर 15 ईयर अनलेस कस्टम अलाउड, ठीक, तो आपका अगर अनमैरिड गर्ल कोई है जो अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो अगर लड़की है तो 15 साल से छोटी होनी चाहिए, तभी आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस को छोड़ के। चाइल्ड मस्ट बी एट लीस्ट 21 ईयर यंगर देन एडॉप्टेशन पेरेंट इफ
इफ़ ऑफ अपोजिट सेक्स, अगर अपोजिट सेक्स का है तो कम से कम 21 ईयर का अंतर होना चाहिए बच्चे में। ठीक, अगर मान लीजिए आप मेल हैं, सिंगल मेल हैं और आपको किसी फीमेल को अडॉप्ट करना है तो कम से कम 21 साल का दोनों में एज डिफरेंस या एज गैप आपका होना चाहिए। ठीक, अडॉप्टेड चाइल्ड गेट सेम राइट्स एज ए बायोलॉजिकल चाइल्ड, ये आप लोगों को सबसे पहले बता दिया गया कि सेम आपको राइट्स मिलते हैं। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 यानी 1890 में एक एक्ट आया था। इसमें क्या था, नॉन हिंदू, जो नॉन हिंदू थे जैसे मुस्लिम हुए, क्रिश्चियंस हुए, पारसी हुए, इन सारे लोगों के लिए आया था। प्रोवाइड किया गया था गार्जियनशिप एंड नॉट फुलफिल अडॉप्टेशन। की पॉइंट इसमें क्या था, एडॉप्टिव पेरेंट आर कंसीडर्ड गार्जियन की तरह कंसीडर किए जाएंगे। चाइल्ड रिमेन द लीगल चाइल्ड ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट। राइट आर लिमिटेड कंपेयर टू एडॉप्टेशन अंडर HAMA, यानी जो हमने पहले लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपका आ गया क्या, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 यानी 2015। तो 2015 इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सबसे बढ़िया भी यही है। प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्म एडॉप्शन लॉ फॉर ऑल रिलीजियस, जो सारे धर्म के इसके पहले लॉ थे उसको ख़त्म कर दिया गया। सारे धर्म, सारे लोग, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए एक लॉ ले आया गया जिसको क्या कहा गया, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अलाउ एनी पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस टू अडॉप्ट, यानी सभी पर्सन कोई भी धर्म का हो अडॉप्ट कर सकता है। एडॉप्टेशन इज ए लीगल एंड कंप्लीट एडॉप्टेशन चाइल्ड बिकम सेम एज ए बायोलॉजिकल चाइल्ड, वही सारी चीज़ें हैं कि आपको सेम राइट्स मिलेंगे, सेम बायोलॉजिकल चाइल्ड जैसा आपका वो राइट्स होगा उस पर। एलिजिबिलिटी क्या है, सिंगल और मैरिड पर्सन में अडॉप्ट, सिंगल मेल कैन नॉट अडॉप्ट ए गर्ल चाइल्ड। पुराने लॉ के हिसाब से क्या था, लड़की को अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन 21 साल का अंतर होना चाहिए दोनों के एज में। नए लॉ के हिसाब से आप लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकते अगर आप सिंगल मेल हैं तो, मतलब सिंगल मेल लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट मस्ट बी फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली फिट, तीनों चारों तरीके से, यानी आप फिजिकली मेंटली आप फिट हैं, आप पूरा फिट हैं, लेकिन फाइनेंशियली भी आपका इतना होना चाहिए कि आप एक बच्चे का भरण पोषण कर सके, पालन पोषण कर सके, उसकी शिक्षा सारी चीज़ों को देख सकें। इसके बाद में हमारा अगला जो है, एडॉप्टेशन प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी CARA अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत ही आता है। ये सारी चीज़ें आप किया जाती हैं। इसके बाद में आपका अगला आ जाता है, इस स्लाइड में रुकिए एक मिनट, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 2015 में सबसे नया यही है। सिंगल या मैरिड पर्सन अडॉप्ट कर सकता है, सिंगल अगर मेल है तो फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, और सेम आपका फाइनेंशियली भी फिट होना जरूरी है। इसमें ये चीज़ें ऐड की गई, इतनी सारी चीज़ों को आपको याद रखना। मुस्लिम लॉ, नो कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल अडॉप्टेशन अंडर, जो सिख सुन्नी होते हैं इसमें आ गए, तो ये सारी चीज़ें आ गई। इसमें आपका जो होता है गार्जियनशिप ओनली है, चाइल्ड डज नॉट गेट द इनहेरिटेंस राइट ऑटोमेटिकली, कैन इनहेरिटेड ओनली थ्रू द बिल अप टू 1/3 प्रॉपर्टी। ठीक है, 1/3 प्रॉपर्टी को ही मिल सकती है। मुस्लिम कैन नॉट अडॉप्ट JJ एक्ट 2000 फॉर द फुल्ली अडॉप्टेशन राइट। ठीक, मुस्लिम अडॉप्ट नहीं किए हैं इस एक्ट को, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, लेकिन ये इंडिया में सभी के लिए लागू हो चुका है, तो धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेंगे। इंटरनेशनल अडॉप्टेशन जो आपका है, इंटर कंट्री अडॉप्टेशन अगर करना है तो आपको क्या चीज़ चाहिए, गवर्न बाय, देखिए ये सारे टॉपिक जो है इसमें थ्योरी है, इसमें डाटा याद रखना है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फास्ट चल रहा है या कुछ चीज़ें बताई नहीं जा रही, सारी चीज़ें डाटा में है, तो कुछ इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, लेकिन ये चीज़ जो है अडॉप्टेशन लॉ है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। गवर्न बाय द, जो आपका कन्वेंशन हुआ था इंटर कंट्री अडॉप्टेशन 1993 में, इंडिया इज सिग्नेटरी, यानी इसमें सिग्नेचर इंडिया ने भी किया हुआ है। प्रोसेस रेगुलेटेड बाय द CARA के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। सेफ गार्जियन अगेंस्ट द चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक, सेफ गार्ड किया गया था, यानी बच्चे की जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही थी, इलीगल तस्करी वगैरह जो हो रही थी, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए। ओनली रजिस्टर्ड एजेंसी कैन बी जो है
फैसिलिटीज इंटर कंट्री अडॉप्टेशन को जो है कोई जो रजिस्टर्ड जो एजेंसीज हैं वही प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई, इंटरनेशनल की बात हो गई, इंडिया की बात हो गई, जुबेला इंडस्ट्री एक्ट की 2015 की बात हो गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट है जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, एमटीपी फुल फॉर्म क्या होता है एमटीपी का? एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमटीपी एक्ट आपका 1971 में आया था, 2 बार इसको तोड़ा मरोड़ा गया, यानी इसमें चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुए, एक बार 2002 में, एक बार 2021 में। प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क सेफ एंड लीगल एबॉर्शन सर्विसेज। ठीक, एबॉर्शन सर्विसेज का जो होता है तो एमटीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। इसमें 3 चीज़ें सबसे ऑब्जेक्टिव जो आप इसका देख रहे हैं, 3 चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस करना मैटरनिटी मोर्टिलिटी केयर को, ये सारी चीज़ें आपके होगी, मतलब मैटरनिटी रेट यानी एमएमआर और आईएमआर, इन दोनों चीज़ों को घटाना, मॉर्बिडिटी रेट को घटाना, अनसेफ अबॉर्शन को कम करना। प्रोवाइड करना लीगल सेफ एंड एसेसिबल अबॉर्शन सर्विसेज को प्रोवाइड करना। इसके बाद प्रोटेक्ट करना वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स, यानी वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। एबॉर्शन जो होता है इसको अच्छा बनाना, सेफ बनाना और आसानी से हर जगह हो पाए इसको एसेसिबल करना, ये सारी चीज़ें होगी। की प्रोविजन ऑफ द एनटीपी एक्ट 1971 क्या था? एबॉर्शन परमिटेड अप टू 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। 2 चीज़ें याद रखिएगा, 1971 में क्या क्या डाटा था और इसके बाद में आपका 2002 में क्या डाटा था और 2021 में क्या डाटा में चेंजेस हुए, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आपका 1971 में क्या क्या था कि 20 वीक तक का अगर आपका प्रेगनेंसी है तो उसको सेफली सेफ कंडीशन में उसमें आपका एबॉर्शन हो सकता है। कंसेंट ऑफ द वुमेन हरसेल्फ एंड इज मैंडेटरी। ठीक, यानी इफ एबव, अगर 18 साल से महिला ऊपर है तो महिला का केवल कंसेंट होगा तो काम चल जाएगा। इफ बिलो तो उसमें क्या चाहिए? राइट एंड कंसेंट चाहिए, गार्जियन का रिक्वायर्ड होता था। मस्ट बी परफॉर्म बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक, यानी कम से कम एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल इसमें चाहिए होता था जिसका कंसर्न हो, जो कंसर्न हो या फिर जो कि अपना जो है अप्रूव्ड कंसर्न दे सके कि हाँ इसका ज़रूरी था और ये करवाना ज़रूरी था, नहीं तो इससे दिक्कत हो जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक आपका डॉक्टर का जो है कंसर्न होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपकी हो गई। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 की चेंजेस क्या हुए? गैस्टेशनल लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया। पहले कितना था? 20 वीक था हमारा, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? अप टू 20 वीक में क्या था? एक डॉक्टर अगर होगा जो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उसका ओपिनियन रिक्वायर्ड। लेकिन अगर 20 वीक से 24 वीक हो जा रहा है तो 2 आपके डॉक्टर्स का ओपिनियन जरूरी होगा फॉर द सर्टेन कैटेगरी, कुछ कैटेगरी में जरूरी होगा। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपका डिसीजन जो होगा वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। मतलब अगर 24 हफ्ते से ज़्यादा है तो एक मेडिकल बोर्ड रहेगा, उसके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ इसका एबॉर्शन करना जरूरी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें एक्सटेंड किया गया, ये सारी चीज़ें जोड़ी गई। एलिजिबिलिटी कैटेगरी फॉर 20 to 24 वीक एमटीपी, अगर 20 से 24 हफ्ते के बीच में आपको मेडिकल टर्मिनेशन जो करवाना है, आपका प्रेगनेंसी जो है मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसको करवाना है, एमटीपी करवाना है, तो उसके लिए आपका क्या क्या कैटेगरी में, मतलब कौन कौन सी कैटेगरी में होंगे तब हो पाएगा। सर्वाइवर ऑफ रेप, अगर रेप का विक्टिम है तो हो सकता है। माइनर है यानी 18 साल से कम है तो हो सकता है। वुमेन विथ चेंज इन मैराइटल स्टेटस, ठीक, यानी जो वुमेन है उसका मैराइटल स्टेटस चेंज हो गया है, ठीक, चाहे वो मतलब उसका पति नहीं रहा है, जीवन इस दुनिया में विधवा हो गई है, डिवोर्स हो गया है, इस कंडीशन में हो सकता है। वुमेन विद द मेजर फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी कोई हो गई हो तो ये हो सकता है। वुमेन विद द सब्सटेंस फीटल एबनॉर्मलिटीज, यानी कुछ अगर फीटल एबनॉर्मलिटीज हो तो इससे हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आ जाता है आपका? आइडेंटिफाई करना डिटेल ऑफ वुमेन कैन नॉट बी रिवील्ड एक्सेप्ट टू अथराइज्ड पर्सन, यानी जो मतलब महिला किस वजह से किस कारण से एबॉर्शन करवाना चाह रही है इसके डिटेल को केवल अथराइज्ड पर्सन जो है उन्हीं को के साथ शेयर करना, सबके साथ नहीं। मैराइटल स्टेटस नेचुरल, यानी टर्म मैरिड वुमेन चेंज द वुमेन मेकिंग द अनमैरिड वुमेन एलिजिबल, ठीक।
तो ये सारी चीज़ें हैं। चेंजेड किए गए वुमेन में, मतलब मैरिड वुमेन से इस टर्म को किस में चेंज कर दिया गया, वुमेन्स में, ठीक। मेकिंग अनमैरिड वुमेन एलिजिबल, ठीक। किस चीज़ के करने के लिए, किस चीज़ को करने के लिए आपका किया गया है। सबसे पहली चीज़ आपकी थी कि पहले जो था मैरिड वुमेन का सिर्फ किया जाता था, अनमैरिड का नहीं। तो इसमें जो वर्ड लिखा जाता था, टर्म यूज किया जाता, मैरिड वुमेन यूज किया जाता था। अब उसको मैरिड नहीं, सिर्फ वुमेन यूज किया जाता है, जिससे वहाँ पे ये ना पता चले कि वो वुमेन जो है मैरिड है या अनमैरिड है। इससे डाटा में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं जाएगा कि मैरिड वुमेन है या अनमैरिड वुमेन। सिर्फ वुमेन वर्ड अगर यूज किया जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि महिला जो है मैरिड है या अनमैरिड है। तो इससे जो है थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, डिटेल ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। इंडिकेशन फॉर एमटीपी, इंडिकेशन क्या क्या है आपके एमटीपी के लिए। मेडिकल रिस्क टू मदर लाइफ एंड फिजिकल ऑफ मेंटल हेल्थ, जो आपका क्या है, रिस्क टू मदर्स लाइफ, यानी जो आपका मेडिकल इंडिकेशन है उसमें आ जाता है मदर के लाइफ को लेकर इसको, उसके फिजिकल हेल्थ को लेकर इसको, या मेंटल हेल्थ को लेकर इसको, ये सारी चीज़ें होती है। यूजेनिक में क्या आ जाता है, सब्सटेंट रिस्क हो सकता है, चाइल्ड बीइंग बॉर्न विद द सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी, बच्चे को सीरियस फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हो, मेंटल एबनॉर्मलिटीज हो, ये सारी चीज़ें हो। ह्यूमन जो आपका प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप या ये सारी चीज़ों की कंडीशन में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें। सोशियो इकोनॉमिक रिस्क ऑफ वुमेन हेल्थ ड्यू टू द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी चीज़ें आ गई। फेलियर टू कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से हो रहा है, देखिए यहाँ पे फेलियर टू कॉन्ट्रासेप्शन क्या, अवेलेबल फॉर द बोथ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन आफ्टर 21 अमेंडमेंट, यानी 2021 का जब अमेंडमेंट हुआ इसके बाद ये दोनों के लिए अवेलेबल हो गया, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन का उसका फेलियर हो रहा है तो इस वजह से वो क्या करवा सकती है, अपना अबॉर्शन करवा सकती है। कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग एमटीपी, कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए, मस्ट बी डन बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर के द्वारा ही होना चाहिए। ट्रेंड गायकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिक्स होना चाहिए। ओनली इन अप्रूव्ड हॉस्पिटल और सेंटर पे होना चाहिए। प्रॉपर क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो भी रिक्वायर्ड हो वो सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये एक्ट आपका था 1994 का पीएनडीटी एक्ट, जिसमें क्या चीज़ें आपको सबसे पहली चीज़ बता है कि अब बच्चे के सेक्स को कोई नहीं बता सकता है, बच्चा गर्भ में है तो उसके सेक्स को कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता है, वही एक्ट है, ठीक है। सिंपल सा अगर आपको समझे। इंट्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज द फीमेल फीटिसाइड, यानी भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक्ट लाया गया था। 1900 कब लाया गया था, 1994 में पीएनडीटी एक्ट लाया गया था। और ओरिजिनली इसका यही नाम था। फीमेल और सेक्स रेशियो जो है इंडिया में वो डिक्लाइन हो रहा था, इसको रोकने के लिए अमेंडमेंट किया गया 2003 में और इंक्लूड किया गया प्री कंसेप्शन टेक्निक, जैसे कि रीनेम्ड एज पीसीपीएनडीटी, यानी इसको आगे क्या लगा दिया, प्री कंसेप्शन टेक्निक जो है लगा दिया गया और बाकी वही पीएनडीटी एक्ट रहा। तो इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कब हुआ था, 2003 में। आया कब था, 1994 में। अब इसमें क्या किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव में क्या था, प्रिवेंशन, रेगुलेशन एंड प्रमोट। क्या क्या प्रिवेंट किया गया, प्रिवेंट किया गया मिसयूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक थे, जैसे आपका यूएसजी हुआ या और भी जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स होते हैं जिससे बच्चे का सेक्स का पता चलता है, उसको मिसयूज से रोकने के लिए कई सारे रूल्स लाए गए। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू द फीटल, इसमें क्या होता था, भ्रूण हत्या आप लोगों को पता ही है कि अगर जो है पेट में फीमेल बच्चा है तो उसको मार दिया जाता था, उसी को भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक्ट लाया गया। रेगुलेट किया गया यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टेक्निक ओनली फॉर द जो है लिमिटेड जो होता है आपका मेडिकल पर्पज जो उसी के लिए यूज किया जाएगा। प्रमोट करना था जेंडर इक्विटी के और प्रोटेक्ट करना था गर्ल चाइल्ड को, इसके लिए आपका किया गया। इसको ऑफ द एक्ट अप्लाई टू जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरी एंड क्लिनिक, सभी जहाँ पे भी आपका जो क्या चीज़ें होती हैं आपकी, जहाँ पे भी आपका यूएसजी होता है, सीटी होता है, सारी चीज़ें होती है, जिस चीज़ से आपका पता चलता है सारी चीज़ों पे, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, एमनियोनिक एमनियोनिक सिंथेसिस हुआ, या फिर आपका जो है और भी सारी चीज़ें जो भी हुई, सैम्पलिंग हुआ,
ये सारी चीज़ें, मतलब आपका मेन सबसे ज़्यादा अगर गांव में देखा जाए, छोटे सिटी में देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड से होता था, यूएसजी से होता था, इसको रोका गया। एनी टेक्निक कैपेबल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जितने भी टेक्निक हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में आपका कैपेबल है उसके लिए है। इसके बाद में आपका क्या हुआ, परमिटेड यूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक, परमिटेड यूज आप किसके लिए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेक्निक में बी यूज ओनली टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है इसके लिए, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज है उसके लिए, हीमोग्लोबिनोपैथीज है इसके लिए, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है उसके लिए, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है उसके लिए, अदर स्पेसिफाइड एबनॉर्मलिटीज है तो उसके लिए। नॉट फॉर द डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द फीटस, यानी फीटस का जो सेक्स है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी की प्रोविजंस क्या क्या है इस एक्ट के। तो सेक्स जो सिलेक्शन है, नो पर्सन इंक्लूडिंग द मेडिकल प्रोफेशनल शैल कंडक्ट और कम्युनिकेट द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, कंडक्ट नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन, ऑल जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स लैब्स एंड क्लिनिक मस्ट बी रजिस्टर्ड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक, तो ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके बाद में हमारा क्या है, कंसेंट क्या है, रिटर्न इन्फॉर्म टू कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर्ड बिफोर एनी प्रोसीजर, बैन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिशन क्या है आपका, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन सर्विसेज, इसका एडवर्टाइजमेंट भी बैन है, आप इसको कर भी नहीं सकते। और इस जो आपके जो भी जांचें हैं, चाहे यूएसजी हो या कोई भी अदर जो भी जांचें हैं, वो केवल जो आपका लाइसेंस जिनको क्लिनिक्स को मिला हुआ, लैब्स को मिला है, वही कर सकते हैं। रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा कितने लोगों का किए हैं, क्या क्या चीज़ें किए हैं, सारी चीज़ें। पनिशमेंट एंड पेनल्टी, क्या क्या पनिशमेंट है। फर्स्ट टाइम पे अगर ऑफेंस होते हैं तो आपका जो है 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है, साथ ही साथ 10,000 का फाइन आपका है। अगर आपका सब्सिक्वेंट ऑफेंस हो रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, इम्प्रॉमिस टू अप टू 5 ईयर की आपको जो है जेल हो सकती है और 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर है तो उसका जो है सस्पेंड हो सकता है, मेडिकल काउंसिल और जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर सकती है। तो इतनी सारी चीज़ें थी आज के जो लेक्चर में। अब इम्प्लीमेंटेशन इसमें क्या हुआ, सेंट्रल जो आपका सुपरविजन बोर्ड है सीएसबी, इसे जो है था ओवरसी की इम्प्लीमेंटेशन, अब नेशनल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी जो है स्टेट सुपरविजन बोर्ड बनाया गया जो कि मॉनिटर करता है स्टेट लेवल पे, अप्रोप्रिएट किया गया अथॉरिटीज़ को जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके इन्फोर्समेंट को या इंस्पेक्शन के लेकर। ये सारी चीज़ें बोर्ड बनाई गई, टीम्स बनाई गई, अलग अलग जगह छापे हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ें अभी भी चलती रहती हैं। अब इसमें पीएनडीटी एक्ट 1994 में क्या हुआ था, बैंड किया गया था सेक्स डिटर्मिनेशन को। 2003 में जो हुआ उसमें एक्सटेंड किया गया, कवर किया गया प्री कंसेप्शन मेथड टूल को, की फोकस किया गया बैन ऑन सेक्स सिलेक्शन, रेगुलेट डायग्नोस्टिक टेक्निक, इंश्योर किया गया रिकॉर्ड कीपिंग को, पनिशमेंट अगर वायलेंस कोई कर रहा है, कानून को तोड़ रहा है तो उसको पनिशमेंट मिले, गोल प्रोटेक्ट किया गया गर्ल चाइल्ड एंड इम्प्रूव किया गया सेक्स रेशियो इन इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में थी। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगला लेक्चर हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग और भी अच्छे से और इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, वो लंबा जाएगा। तो आप लोग जो है एनाटॉमी में जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे उसको थोड़ा पढ़ के आएंगे, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, जो कि हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कवर करनी है, उसको हम डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको आप लोगों ने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद के जो टॉपिक है, जो हमारे नए टॉपिक है, उनको बहुत डिटेल में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक, तो साथ ऐसे ही बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका नोट्स आपको ये फर्स्ट यूनिट का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।